भाई नमस्कार, स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में फिर हम देखने वाले हैं क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से प्रश्न बनाए गए हैं। तो आपको आज की वीडियो आपको बहुत कंफर्टेबल होने वाली है तो वीडियो आप पूरी अंत तक देखिए। और वीडियो में जो भी आपको प्रश्न आ रहे हैं उसको तो आप लोग देखेंगे ही देखेंगे, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको आप कवर करेंगे। और इसके बाद आप अपना जो आपको मैं 12 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस 12 क्वेश्चन में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप कितने प्रश्न को क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक ना। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे 12 में से कितने प्रश्न आप सही कर ले रहे हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी बढ़िया होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को आज देखेंगे। जो वीडियो में पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार जब से बोर्ड एग्जाम हुआ है, चालू हुआ है, तब से ये प्रश्न पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इसको आज आप कवर कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे प्रश्न को जान लीजिए। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो लेंस प्रयुक्त होता है उसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी ऑन दी करेक्ट आंसर, ठीक ना। अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। साथ में बात करेंगे कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है, ये भी बात आप ध्यान देंगे। उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है और निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। और जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे ऊपर अवतल लेंस और नीचे होता है उत्तल लेंस। तो ऐसे ऐसे आप लोग प्रश्नों को कवर करेंगे। अगला देखेंगे कि वर्ण विक्षेपण में रंगों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है, ठीक ना, ये प्रिज्म है, और जब इस पर प्रकाश किरण ऐसे डाली जाती है तो ये अवयवी रंगों में 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं हम वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण में रंगों की संख्या कितनी होती है। तो आप जानते होंगे जो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है वही स्पेक्ट्रम में रंगों की संख्या होती है, और ये संख्या होती है कितनी, 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण में रंगों की संख्या होती है वो होती है आपका 7। वो कितना होती है, आपका होती है 7। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु कितना होता है। जो हमारी आँख स्वस्थ होती हैं तो इसके लिए निकट बिंदु, ध्यान दीजिए, वह न्यूनतम दूरी जिससे हमें आँख देख लेती है, हमारी आँख देख लेती है, उसको बोलते हैं हम निकट बिंदु। और वो निकट बिंदु कम से कम दूरी, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑन दी करेक्ट आंसर, और वो होती है आपका 25 सेंटीमीटर। वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। और यही बात प्रश्न पूछता है, काफ़ी बार प्रश्न को रिविजन किया है बोर्ड एग्जाम में कि स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो दूर बिंदु अगर पूछ देगा तो ध्यान दीजिएगा, दूर बिंदु के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका अनंत। वो कितना होगा, अनंत होगा, और निकट बिंदु के लिए 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो आपका पाया जाता है किसमें, ध्यान दीजिएगा, वो पाया जाता है आपका पौधों में। और ये रंग कैसा होता है, तो ये रंग होता है आपका हरा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए ऑन दी करेक्ट आंसर, और ये होता है आपका हरा, ध्यान दीजिएगा, हरा होता है। अगला देखेंगे, अगला आपके सामने है कि जली विलयन में अम्ल देता है। ध्यान देंगे, जली विलयन, जब अम्ल या क्षार का जली विलयन होता है तो अम्ल जो होता है वो जली विलयन में देता है H+ आयन, ठीक ना, अम्ल देता है। और ध्यान देंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसको अम्ल बोलते हैं। और अम्ल की परिभाषा अगर देख लें तो HCl, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, ये सभी क्या हैं, ये हैं हमें अम्ल। और इसको जब जल में घोरेंगे तो ये देंगे क्या, H+ आयन, ठीक ना। H+ और Cl- में टूट जाते हैं। तो जली विलयन में अम्ल जो देता है वो H+ आयन देता है। और जो क्षार अगर पूछ देगा तो क्षार आपका OH- आयन देगा, ठीक ना। क्षार OH- आयन देगा और अम्ल देगा H+ आयन। ये भी बात आप ध्यान देंगे। अगला देखेंगे, अगला बता रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध जो ओम का नियम है ना, ओम्स लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर जानना होगा कि ओम्स लॉ क्या है। तो किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं का मतलब जैसे ताप हो गया और दाब हो गया, ठीक ना, और दाब हो गया। तो किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब अपरिवर्तित रहें तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको बोलते हैं हम ओम का नियम। और ओम का नियम होता है कि V = I × के
आर, आई इंटू के आर, और यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा भी अपान के आई। आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर हो जाएगा भी अपान के आई, और जो यही है कुंडली का प्रतिरोध निकालने का सूत्र, और जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आर बराबर भी अपान के आई है। ठीक ना, तो इसको आप देखेंगे। आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि धातुओं में तन्यता का गुण, आघातवर्धनता का गुण, विद्युत के चालक, उष्मा के सुचालक, ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो धातुओं में धारा कैसे बहती है, तो कोई वायर होता है ना, अगर इसमें आई धारा बह रही होती है, ठीक ना, आई धारा बह रही होती हो, तो धारा बहने के अगर उत्तरदायी कोई है तो वो है क्या, इलेक्ट्रॉन है। और धारा की बहने के विपरीत दिशा में क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो धातु में विद्युत धारा वाहक होते हैं, तो उसमें पाए जाते हैं का, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी ऑन दी करेक्ट आंसर। ठीक ना, तो इलेक्ट्रॉनों की अगर चार्ज की बात कर लें तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है कितना, 1.6 × 10 के पावर ऋण 19 कूलाम। ठीक ना, ऋण 19 कूलाम, ये भी बात आप ध्यान देंगे। और आगे देखेंगे परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो जब परिपथ होता है ना, विद्युत धारा के मार्ग जो सुचारू रूप से जो विद्युत धारा जहाँ पे चलती है उसी को बोलते हैं हम का, विद्युत का परिपथ। और विद्युत परिपथ की धारा की माप किससे की जाती है, तो विद्युत परिपथ में धारा की माप ए मीटर से की जाती है, ए मीटर। ठीक ना, ए मीटर। और एक बात आप ध्यान देंगे, इसी को कहीं अमीटर भी लिखा होता है, जो आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ होता है। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, ए से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक की बात कर लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा के मात्रक की बात किया जाए तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर। ठीक ना, वो होता है आपका एम्पियर, ये भी बात आप ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। जो विद्युत फ्यूज है ना, वो तांबा और टीन, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, तांबा और प्लस टीन, इतने चीज़ का बना होता है विद्युत फ्यूज। ठीक ना, विद्युत फ्यूज और किस कार्य पर आधारित है, तो ऊष्मीय चुंबकीय विद्युत प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो विद्युत फ्यूज है ना, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 ऑन द करेक्ट आंसर। अगर इससे ज़्यादा विद्युत धारा की ऊष्मा बहने लगती है तो यह अपने मार्ग से गलकर हट जाता है। देखिए, गलकर हटना ऊष्मा से प्रभावित है, तो यह ऊष्मा पर आधारित है। तो विद्युत फ्यूज जो है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होगा। ऑप्शन नंबर ए ऑन द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे 10 नंबर कह रहा है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो जो बैटरी से धारा प्राप्त होती है वो दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो बैटरी होती है ना, बैटरी का कार्य अगर देख लें तो बैटरी जो होती है वो हमें रासायनिक ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, बैटरी जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को बदलती है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक ना, तो विद्युत बैटरी जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और जिससे जो हमें धारा मिलती है वह दिष्ट करंट, दिष्ट धारा के रूप में मिलती है। ठीक ना, जो सीधी रेखा में चलती है। ठीक ना, दिष्ट धारा बोलते हैं उसको। आगे देखेंगे 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, जो लकड़ी है वो भी होगा, गोबर गैस भी होगा, और ध्यान दीजिएगा कोयला भी होगा, लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, ये नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, जो जैव ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है। ठीक ना, आगे देखिएगा, आगे कह रहा है 12 नंबर कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब जिसे पुनः खत्म हो जाने पर पुनः हम इसे क्या कर सकें, इसको हम नया कर सकें। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे कोयला भी खत्म होगा तो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, पेट्रोल भी नहीं हो पाएगा, और जो प्राकृतिक गैसें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी तो हमें नहीं मिल पाएंगी, जैसे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG आदि गैसें खत्म होने पर पुनः इसे हम नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जो आपका सौर ऊर्जा है ना, जो सूर्य से मिलने वाली प्रकाश ऊर्जा को बोलते हैं, यह हरदम आपके लिए मिलता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी ऑन द करेक्ट आंसर, जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर आप लाइक कर लें, ध्यान दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि कितना आप प्रश्न कवर कर लिए, सही कर लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते क्लास सोल्यूशन बाय शिक्षक, टाटा बाय बाय।